नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेंटोर जी पर हार्दिक स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो हमारी जो क्लास चल रही है पॉलिटी की, तो पॉलिटी की क्लास के उसी क्रमानुसार आज हमारी क्लास है कि हमने सबसे पहले मैं बताऊँ जो पॉलिटी में कवर किया है वो बेसिक करा है। पहले तो बेसिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे लागू हुआ, किसकी संविधा को उसमें ज़्यादा काम था, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये सब किया। उसके बाद हमने जो किया कि भाई संविधान हमारा किस देश से कितना पार्ट हमने लिया है तब हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ ली किस किस देश से क्या चीज़ें ली हैं, ये पढ़ा है हमने। उसमें अंदर डिटेल में पढ़ा है, वो ऐसे नहीं है कि बस ये चीज़ ले ली बात खत्म, उस चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ा है। ठीक है, तो उससे पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम परसों तरसों भी है या आने वाले एक हफ्ता में भी है तो आप पॉलिटी को एक ओवरव्यू की तरह देख सकते हो। एक ओवरव्यू मतलब कि आप उस एग्ज़ाम में अगर बैठोगे तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता रखते हो, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर कोई सवाल आज तक क्लास जो भी आज तक की क्लास हुई है उससे पॉलिटी का पूछा जाता है या आने वाले जो भी टॉपिक से जो मैंने कराए हैं उससे सवाल बनता है, चाहे वो डिटेल में ना कराए हों हर टॉपिक, लेकिन इतनी डिटेल में है कि आप वनडे एग्ज़ाम कोई भी आसानी से उसे क्रैक कर दोगे इन क्वेश्चन के इस पे बल पे। ठीक है, तो उससे आगे क्रम के अनुसार आज जो हमारी प्लानिंग है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप पीछे देख रहे हो, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, मतलब जो हमारी संविधान है, जो हमारी किताब है संविधान की सर्वोच्च विधि है, तो इसमें हमारी क्या विशेषताएं हैं इसकी, ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है या कैसे इसका हमारे जीवन में एक अनुसार हमारे जीवन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका क्या काम है और ये हमें प्रभावित कैसे करता है अपनी तरफ। कि भाई संविधान तो और देशों के भी हैं, पढ़े भी हैं, आप भी पढ़ोगे तो पता करेगा कि यार संविधान जो भारत का है उसका क्रम, उसका लेख और उसमें लिखी हुई बातें वो सबसे विशेष है। ऐसा अन्य किसी देशों के संविधान में नहीं है। उनके अनुसार वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो हमारे संविधान की विशेषता मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं संविधान हमारे देश का उन सभी देशों के संविधान से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे जो संविधान सभा में जो मेंबर थे वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। ठीक है, बहुत अच्छी डिग्रियाँ वाले भी थे, बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज वाले, जैसे बोलते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, सारी चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं थी, प्रैक्टिकली भी वो हर चीज़ों को समझते थे और देखते थे। और ऐसे ऐसे लोग भी थे जैसे बी आर अम्बेडकर जी हैं, मतलब एक आप उनको बोल सकते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा विधि का ज्ञान था। अगर भारत की कानून है तो कानून में सबसे वो महान व्यक्ति थे वो भी हमारे संविधान सभा के मुख्य समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के जो हमारी मुख्य समिति थी। तो आप सोच सकते हो कि अगर उनकी निगरानी में, उनके रेख देख में कोई काम हुआ है, कोई संविधान बना है तो उसका स्तर क्या होगा। अगर हम उनकी जीवन शैली की ही बात करें तो उनकी जीवन शैली के बारे में हम अभी जैसे आने वाली 14 तारीख के बारे में एक वीडियो लाएंगे, उनकी महानता को, उनके जीवन काल को, उन्होंने जो कठिनाई को फेस किया है उनके बारे में सब डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो कंसेप्ट है ये है कि हम अपने संविधान के बारे में ये पता करेंगे कि हमारा संविधान किस स्तर तक अच्छा है और क्या क्या चीज़ें इसमें जो हैं कि इस चीज़ को, संविधान को हमारे विशेष रूप देती है। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से या पहले पॉइंट से कि हमारे जो संविधान है, अगर आपसे कोई पूछे कि अपने संविधान के बारे में कोई विशेष चीज़ बताइए तो आप विशेष चीज़ गिनवाओगे तो बहुत चीज़ ऐसी हैं जो हम अपने संविधान के बारे में नहीं बता सकते हैं। इतनी चीज़ें, इतनी अच्छाई इस संविधान में है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। ठीक है, और एक पॉलिटी ही सब्जेक्ट में बताऊंगा ऐसा है कि अगर इसे आप वैसे पढ़ोगे ना संविधान को, देखिए आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी जाति के हैं, आप अपना धर्म पढ़िए। धर्म मतलब आप अपना जो ग्रंथ है उसको पढ़िए। जैसे हिंदू है रामायण पढ़ते हैं, मुस्लिम है वो पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं, तो आप अपने ग्रंथ पढ़ लेना। लेकिन जो एक मनुष्य है, जो एक आपको बोलते हैं ना कि जो हमारे ये हैं नागरिक हैं, नागरिक बनने का जो अधिकार जो सिखाता है वो हमारा संविधान ही सिखाता है। और संविधान जिसने पढ़ा है उसको पता है कि जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं और कैसे जीवन हमारा किसके बलबूते पे जीवन चलता है। तो मेरी आपसे यही राय है, आपने कोई भी अपना धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एक बार संविधान को जरूर पढ़ लेना। फैक्ट याद मत करना आप, लेकिन बस ऐसे पढ़ लेना। देखिए सबसे पहली बात क्या है, जब हम जी रहे हैं और हमें ये मनुष्य शैली मिली है तो इसमें हमें अब सबसे पहले अपने जीने के अधिकार पता होने चाहिए कि हम इस देश में रह रहे हैं तो हमें क्या क्या अधिकार ऐसे मिले हुए हैं जिसको हम अपने इस देश में हम उनको यूज़ कर सकते हो।
और अपने पक्ष में हो या किसी अन्य के पक्ष में हो, लेकिन जानकारी हमें होनी चाहिए। इस वजह से पॉलिटी सब्जेक्ट आपके पढ़ने लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं या आपको फैक्ट भी याद नहीं करने हैं तो मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि ईयरफोन लगाइए, बैठना और आधे पौना 1 1.5 जितने भी मन करे तब तक आप पॉलिटी की क्लास ले लो बस, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत लो, लेकिन ऐसे ले लो कि हाँ एक हम नागरिक हैं और हम अपने अधिकार जान रहे हैं। हम आप कुछ भी काम करोगे ना पॉलिटी में बोल रहा हूँ मतलब सॉरी, लाइफ में कुछ भी काम करोगे तो आपको कम से कम अधिकार तो पता होगा ना। आप रेडी चलाओगे, रिक्शा चलाओगे, आप बड़े अधिकारी बनोगे, कुछ सबसे पहले आपको अपने अधिकार जानने जो है ज़रूरी होते हैं कि मेरा अधिकार कितना है, क्या है, ठीक है। हम ऐसे नहीं होता है कि भाई किसी ने बता दिया कि हाँ तुम्हें कहीं भी जाओ लड़ाई की करने की तुम्हारी स्वतंत्रता है, नहीं है, किसने बोला है। तो हमें कम से कम अपने आप को जांचना चाहिए। ये सरकार नहीं चाहती आप संविधान पढ़ें, कोई आदमी ये नहीं चाहता कि हर लोग पढ़ा लिखा हो। कारण यही है कि सबको अगर इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी, पढ़ाई का मतलब है संविधान, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई का प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारा टॉपिक संविधान से, या चैप्टर संविधान, या बोल लीजिए सब्जेक्ट जो हमारा पॉलिटी है, सबसे ज़्यादा इंसान को काबिल या मैच्योर बनाता है। ये साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इको, ये आपको डेली वाइज जो चीज़ें हैं इनके बारे से रिलेट कराता है। लेकिन जो पॉलिटी है ये सब्जेक्ट है जो हमें जीने का अधिकार बताता है, जो हमें जीने की राह दिखाता है, ठीक है। इतना बहुत है, समझने को इशारा ही बहुत है, लेकिन मैंने जो बताया इस चीज़ को नोट कर लेना कि भाई पॉलिटी आप पढ़ लेना एक बार जीवन में ज़रूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम जो हमारे भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। बाकी संविधान की मैं कुछ बातें बताऊंगा कि किस में क्या दिक्कत थी, किस चीज़ से हमने इस चीज़ को प्रभावित होकर लिया है। लेकिन जो हमारे संविधान में जो अब बन के तैयार हो चुका है, अब मैं उसकी विशेषता गिनवा रहा हूँ। संविधान बन के तैयार हो गया, कहाँ से क्या चीज़ जोड़ी है वो भी पता है, लेकिन अब जो चीज़ हमारे संविधान में अच्छाइयाँ हैं मैं उनको अब आपको पढ़ाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो है हमारी लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित मतलब रिटर्न, क्या चीज़ हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान वो एकमात्र भारत है जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 395 अनुच्छेद है भाई, टोटल 395। इसके सब क्लोज अलग हैं, सब आर्टिकल अलग हैं, ये 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। और भाई 22 भाग हैं, इसके अंदर भी पार्ट हैं, टोटल 25 भाग हैं, लेकिन 22 भाग हम देखते हैं कि नंबरिंग में अगर करते हैं तो 22 पार्ट्स हमारे बैठते हैं, मतलब लास्ट पार्ट जो है वो 22 है नंबर। जैसे ही लिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5, मैं 2 के अंदर जोड़ दूँ तो 2 ए या 2 कै, ये हो गए सब आर्टिकल। इसको छोड़ के अगर मैं ऐसे गिनूँ 1 2 3 4 ऐसे 22 हैं, और अगर 2 का ए 3 का ऐसे जोड़ूँ तो वो है टोटल 25 भाग है हमारे संविधान में। तो बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़े से मतलब ये है कि जब लिखित भी है और सबसे बड़ा भी है, तो भाई समय तो लगा ही था। समय कितना लगा था आपको बताया था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये हमने समय पढ़ लिया, पढ़ा है ना। 2 साल 11 महीने और 18 दिन मतलब मोटा 3 साल। 3 साल में जो हमने संविधान लिखा है वो इस तरीके से लिखा है कि आज तक उस संविधान पे हमारा देश चल रहा है। और मैं एक आशा के साथ या एक दृढ़ निश्चय के साथ ये बता सकता हूँ कि ये संविधान आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसी के रूप में। बाकी संविधान, बहुत देश ऐसे हैं जिनका संविधान फेल हो चुका है, दोबारा बना है, या उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें जोड़ी गई हैं कि वो संविधान पुराना वाला ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन भारत का एकमात्र संविधान ऐसा है कि बनने के बाद आज तक ये इसी पर टिका हुआ है, वो इसी से चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। ऐसे नहीं है कि हमारे संविधान में कोई गलतियां हैं या कुछ त्रुटियां हैं, कुछ नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, इतना प्रावधान है कि नया जोड़ने का प्रावधान है कि समय के अनुसार कुछ चीज़ हमें बदलनी चाहिए, तो उसका प्रावधान है। जो कि एक ये भी विशेषता है, ये भी एक विशेषता है ना किसकी, संविधान की। क्या कि भाई हमारे संविधान में कुछ समय के अनुसार आज से 50 साल बाद पता नहीं क्या नया सिस्टम आ जाए, उसके खिलाफ कुछ कानून या नियम या प्रावधान बनाना पड़े तो उनको तुरंत जोड़ दो। बाकी देशों में तो ऐसा नहीं है, जहाँ संविधान है बहुत कठोर है, मतलब वहाँ आसानी से चीज़ हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन भारत का संविधान ऐसा है कि हम आसानी से चीज़ें जोड़ती हैं। इसके बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, लिखित एवं विस्तृत संविधान सबसे बड़ा और लिखित रूप में। लिखित में मतलब अलिखित भी है, हाँ अलिखित भी है। किसका, जैसे इंग्लैंड का, यूके का अलिखित है,
बोलते अलिखित कैसे है भाई? अलिखित ऐसे है जैसे वहाँ कोई भी कानून बना, कानून बनने की प्रक्रिया का है, वहाँ भी दो हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ पीपल। इनमें दोनों में पास हो गया, फिर अपना उसके कौन बैठता है वहाँ? प्रेसिडेंट की जगह वहाँ तो रानी बैठती है, क्राउन बैठते हैं। तो क्राउन ने पास कर दिया, वो बन गया एक्ट। अब ये जो एक्ट है ना, यही हमारा संविधान है, यही संविधान है। हमारे यहाँ ऐसा है क्या? हमारे यहाँ कानून बनते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन वो संविधान थोड़ा मान जाता है, वो संविधान नहीं होता है, वो एक कानून के रूप में काम करता है, वो कभी भी हटा सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ क्या, ये संविधान बन गया। हमारे अभी लगभग 105 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम यूके की बात करते तो यूके इनको संविधान ही बोलता कि 105 106 पार्ट्स हमारे संविधान में हैं, लेकिन भारत में कितने हैं? 22 भाग हैं, जो अब तक है। हमें कुछ भी जोड़ना है तो 22 के अंदर ही जोड़ना है, समझ रहे हो? तो लिखित हो गया और सबसे बड़ा हो गया। सबसे पहला इसका हमारा जो विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ कुछ भी नया चीज़ हो, कितना बड़ा कोई टाटा बिरला हो, कितनी बड़ी कोई कंपनी हो, या कितना बड़ा कोई यहाँ पे नागरिक हो, अगर भारत देश में रहना है, अगर भारत देश में रहना है तो भैया संविधान के अनुसार ही उसे चलना पड़ेगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब संविधान की सर्वोच्चता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ भी छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी आपको काम करना है, कोई भी काम करना है तो उस संविधान के दायरे में रख के करना होगा। और हम और आप तो एक आम नागरिक हैं, अगर इसका सर्वोच्च आदमी, हेड बोलते हैं जिसको, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति, उसको भी इतनी पावर नहीं है कि वो भी संविधान के खिलाफ या संविधान से कुछ बाहर की चीज़ें हमारे देश में कुछ एक्टिविटी या गतिरोध कर सकता हो। जो इसका भी हेड है उसको भी ये पावर नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ कुछ कार्य करे, ठीक है। उनको भी हटा के साइड में बैठा दिया जाता है। ये भी संविधान में लिखा है, तो ये भी संविधान की विशेषता हुई क्या कि सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। संविधान के रखवाले बोलते हैं उनको, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को। तुम ठेकेदार या कुछ नहीं हो, बस थोड़े दिन के ठेकेदार ही इसलिए है क्योंकि तुम्हारी इसके देश की रक्षा करना है संविधान के अनुसार। संविधान के तुम ठेकेदार नहीं हो, संविधान के विपरीत जो कुछ जाता है उसके ठेकेदार हो। फर्क है ना इन चीज़ों में जो मैं बता रहा हूँ। संविधान के ठेकेदार नहीं हो, संविधान के खिलाफ कुछ भी कार्य अगर देश में हो रहे हैं उसके ठेकेदार हो, उसके आप जिम्मेदार हो कि आपको वे चीज़ें देखनी है। और अगर आप संविधान के खिलाफ कुछ करोगे या संविधान के पन्नों के खिलाफ एक किताब की छेड़छाड़ करोगे तो आपको भी साइड में बैठा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक संविधान की विशेषता हुई, कौन सी? संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये मैंने डिटेल पढ़ा रखा है। न्यायपालिका स्वतंत्र काम करती है। ये हमारी क्या है? कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका से क्या बनती है? कार्यपालिका। लेकिन जो न्यायपालिका है ये न्यायपालिका हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंस है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इनका एक भी सदस्य है, राज्यसभा, लोकसभा, किसी MP MLA, इसमें कुछ काम नहीं है। यहाँ के ना मेंबर हैं कोई, ना यहाँ का कोई सा हमारा बोल सकते हो कि जज हैं, या कोई भी नहीं है। ना इनके इसमें प्रोसेस में भाग लेते हैं, इनकी मान लिया सेलेक्ट करने में इनको, या इनको पावर दिवाने में, या इनके कुछ इनकी जो टीम मेंबर है उसके बीच में बैठक करने में इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जो हमारे विधायिका हो या जो ये होती है कार्यपालिका, इनसे न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है। ये अपना स्वतंत्र काम करती है। जो ये कानून बनाएंगे या कुछ काम करेंगे बस उनकी रेख देख में होगा। ये इस चीज़ के ठेकेदार हैं। ठेकेदारी न्यायपालिका पे है कि भाई तुम्हें बस बैठे बैठे ये देखना है कि ये काम क्या सही कर रहे हैं, और तुम्हें लगा कहीं भी गलत है तो तुरंत उस चीज़ को बंद कराने की तुम्हारी गारंटी है। और बंद ये बिल्कुल फ्रीली कर देंगे, इन्हें इस चीज़ की फ्रीडम है। तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हमारे देश का एक प्रावधान है, या इसको बोल लीजिए हमारे देश संविधान की विशेषताओं का एक रूप है या पार्ट है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। इसका मतलब समझना, संसद की सर्वोच्चता और न्याय, न्याय मतलब ये न्यायपालिका, सर्वोच्चता में समन्वय मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि बस इसको तो बिल्कुल पावरफुल बना दिया है। और ये जो हमारा ये संसद है,
या आप सरकार बोल लीजिए, पार्लियामेंट बोल लीजिए, इसको बहुत हल्का बना दिया हो। नहीं, जितनी पावर इसकी है, मतलब अपने काम में जितनी पावर न्यायपालिका की है, स्वतंत्र उसे फैसला लेने का अधिकार है, तो इसे भी स्वतंत्र कानून बनाने का अधिकार है। ये भी किसी चीज़ को कानून बना सकते हो, बशर्ते वो कानून संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए बस, वरना किसी चीज़ के खिलाफ कानून बना सकते हैं। कोई भी एक्ट ले आते हैं, तुम्हें पता है ना, जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसके बारे में एक्ट ले आते हैं। कृषि कानून लिया है, ठीक है, सिटीजनशिप लिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब तो एक्ट हो गया। तो ये सारे काम ये भी इन्होंने स्वतंत्र करे हैं, इनसे परमिशन थोड़ा ना लिया है। ये तो तब करेंगे अपना हस्तक्षेप जब उस पर कानून पर जो उन्होंने बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, उसमें कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि संविधान के कहीं ना कहीं उसमें उसके दायरे में रहकर वो नहीं बनाया गया हो। वरना अगर वो दायरे में रह के है, सारी चीज़ें बिल्कुल हिसाब से हैं, किसी के मौलिक अधिकार को लेकर कोई भी दिक्कत सरकार ने नहीं करी है उस कानून में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है जुडिशरी को, हमारी न्यायपालिका को कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो संसद के हर कानून को जो है रिजेक्ट करे। नहीं करता हर कानून को रिजेक्ट। कहाँ करें हैं 3 तलाक के कृषि कानून बिल, कहाँ करें हैं ये? नहीं करे ना। तो मतलब इन्हें भी अपना स्वतंत्र अधिकार है, जितना संसद के पास अधिकार है अपने काम को लेकर, इतना ही न्यायपालिका के पास है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th, कठोरता एवं लचीला है, लचीलापन, ठीक है। कठोरता एवं लचीलापन का मिश्रण है ये। क्या? हमारा संविधान कठोर और लचीला, 2 बात समझना। क्या हमारा संविधान इतना कठोर है कि हम इस संविधान को नहीं बदल सकते? बदलने से मतलब नया कुछ नहीं जोड़ सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। जब सरकार का मन करता है, जब किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको अमेंड करते हैं या संशोधन करते हैं। अब तुम जैसे अमेरिका के संविधान की बात करता हूँ मैं एक तरफ, और एक तरफ करता हूँ यूके के संविधान की बात। ये हमारा यूएसए है, अमेरिका, और ये हमारा है यूके। यूके के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ जो संविधान है वो इनका एक्ट ही है, या इनका जो कानून बनाते हैं वो सरकार, वही हमारा संविधान बन जाता है। तो ये तो भाई बहुत लचीला हो गया। अगर कोई सरकार चाहे तो उसमें कुछ भी जोड़ दे। जैसे मोदी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस हिसाब से दिन पे दिन ये संशोधन कर रहे हैं, अगर ये वाला यूके वाला सिस्टम होता हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो संविधान बिल्कुल सारा भाजपा का ही हो जाता। और अगर हम 1975 की बात करें, इंदिरा गांधी के समय की बात करें, तो उन्होंने भी ऐसे ही हाल किया था। बहुत प्रावधान, मतलब बहुत संविधान संशोधन किए थे। एक संविधान संशोधन बहुत फेमस है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का। उसमें लगभग 40-50 के आसपास उन्होंने संशोधन किए थे एक ही बार में। इसीलिए उनको उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, कौन से संविधान संशोधन को बोलते हैं, 42, 44, 76, 81, 92 इतने करके। तो वो 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी ने किया था, इतने एक उसने चेंज किए थे, और वो भी इतना लचीला नहीं है हमारा संविधान, उसके बावजूद भी इतना चेंज कर दिया था, ठीक है। तो यूके का तो बिल्कुल अलग ही है, वो तो जो एक्ट बनता है वही हमारा जो है संविधान बन गया है। तो इतना लचीला है क्या? नहीं है। यहाँ भी जुडिशरी बैठी है, ये इसी काम को लिए बैठी है कि भाई सारी चीज़ें एक लिमिट में होनी है, एक दायरे में होनी है। जो संविधान का दायरा है उसके विपरीत कुछ नहीं होगा, कोई मोदी योगी कोई नहीं होगा, ठीक है। सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन संविधान के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। यही इसकी पैसे हैं इसके जुडिशरी के जजों के, क्या किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? इसी के लेते हैं कि रक्षा करनी है बस मौलिक अधिकारों की, भारत देश के संविधान की। तो यूके में तो बहुत लचीला है भाई, क्या हमारे में ऐसा लचीला है? नहीं। अब यूएसए की बात आ जाइए। यूएसए में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं। हमारे यहाँ जो हथियार, गोली बारूद या बंदूक की बात चलती है, इनके यहाँ है एक अधिकार, राइट टू वेपन। भाई इन्हें ये अधिकार है, मौलिक अधिकार। जैसे हमारे मौलिक अधिकार 6 है ना, इनके यहाँ एक अधिकार ये भी है हथियार रखने का। तभी यहाँ किसी चीज़ को लेके सीधी गोली, बातचीत से काम नहीं चलता है, नया मुँह तैड़ होती है, नया डंडा वंडा चलते हैं, यहाँ सीधे बात होती है गोली से। जब भी आप न्यूज़ में सुनते हैं, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हो, आप देखते हो, तो उसमें दिखते हैं ना कि अभी जैसे इनके संसद पर हमला होगा था। क्यों हो गया था? क्योंकि सब अपने लगाए फिरते हैं वहाँ पे, सब बदमाश है। कोई कुछ छेड़े तो सीधा माथे में कि ये मेरी है, हाँ ये तेरी है, ये तेरी है, नहीं नहीं तेरी। अगर इस बात पे झगड़ा होता है ना वहाँ, मेरी तेरी करके भी, तो भी सीधी गोली है भाई।
मेरी तेरी क्या भूख, वो नहीं, वो चीज़ें अलग हैं। तो राइट टू वेपन एक अधिकार है। इस अधिकार को हटाने के लिए ओबामा साहब ने बहुत कोशिश करी कि इसको मौलिक अधिकार ना करके इसे लीगल एक्ट कर दीजिए, या कानून का दर्जा दे दीजिए बस। जैसे हमारे यहाँ जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार में से हटा दिया, तो इसको भी ऐसे ही हटवाने की बात थी। तो भाई इसको हटवाने की ऐसी बात थी कि इसका बिल ही पास नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश करी अपने पूरे कार्यकाल में, बहुत कोशिश करी कि इस चीज़ को बदल सके, ये नहीं बदला। इसका मतलब कितना कठोर आप समझ रहे हो, बहुत कठोर संविधान है। आप इजीली इस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते जो हमारे अमेरिका संविधान में है। तो क्या हमारे देश में ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, ये भी गलत है। बिल्कुल कठोर होना भी और बिल्कुल लचीला, दोनों चीज़ बेकार है। तो हमारे संविधान का क्या विशेषताएं हैं कि ये कठोरता एवं लचीलापन का मिश्रण है। कठोर भी है और लचीला भी है, हल्का है, लेकिन ये नहीं बिल्कुल कठोर और बिल्कुल लचीला नहीं। टाइम के अनुसार जरूरत पड़ेगी तो ये लचीला हो जाएगा, वरना कठोर भी हो जाएगा। अगर किसी ने रेप केस किया है तो उसको फांसी भी होगी, और अगर गलत तरीके से किया है तो उसको रिहा भी किया जाएगा। ये इसका लचीलापन भी है। किसी कानून बनाने को अगर देश में ज़रूरत है तो कानून बनेगा, अगर वो कानून की आवश्यकता नहीं है और बेमतलब बनाया है तो वो कानून रद्द भी होगा। ठीक है, रद्द होना तो एक लचीलापन का उदाहरण है, और एक बनना है कठोरता का कारण है। समझ रहे हो? तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। संघात्मक मैंने बहुत सबसे जो पहला जो प्रावधान लिए थे हमने उसमें बताया था संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक मतलब ये है कि जो पावर है, ये जो हमारे देश में दो सरकार है ना, दो केंद्र है ना, एक केंद्र लेवल पर एक राज्य लेवल पर। संघ का मतलब ये है जितने भी स्टेट है हमारे, इनके सबसे ऊपर जो रूल है हमारे किसका है? केंद्र का है, या हमारे यूनियन का है, ऐसी है ना। लेकिन एकात्मक का मतलब ये है कि भाई इतना भी वो नहीं है कि उस केंद्र अपनी ही चला रहा हो सारी, कि जो भी काम कर रहा है उससे सारी चीज़ें अपने राज्य से छीन ली हो, नहीं है। लेकिन राज्य भी इतने स्वतंत्र नहीं है कि वो कोई भी चीज़ का निर्णय वो अपने आप ले सकते हो, उनका केंद्र से उनके कम से कम परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो संघात्मक भी है लेकिन एकात्मक भी है, ना तो हर तरह से संघात्मक है ना पूरी तरह से एकात्मक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। बहुत जरूरी पॉइंट है वाला क्वासी फेडरल। हमारा भारत संविधान कैसा है, क्वेश्चन आता है, हमारा भारत संविधान कैसा है? एकात्मक है, संघात्मक है, या ये अर्ध संघात्मक है? तो हमारा संविधान जो माना गया है वो है अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल। इस चीज़ को नोट करना आप, सही है? ये पॉइंट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? धर्मनिरपेक्षता एवं पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। धर्म वही धर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू, सिख, ईसाई, वही धर्म। लेकिन इनके बारे में क्या क्या चीज़ है, क्या प्रावधान है भारत में संविधान में, कैसे हम इसको बोल रहे हैं कि विशेषता है? विशेषता ऐसे बोल रहे हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत एक हिंदुत्व राज्य है, भारत एक मुस्लिम शासित राज्य है, कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब लिखा है सीधा सीधा कि भारत में या हमारे देश में किसी भी धर्म की मान्यता के रूप में एक दर्जा नहीं दिया है कि हमारे देश में इस धर्म की मान्यता है या इस धर्म की मान्यता नहीं है, या हमारे देश में इस धर्म के लोग रहेंगे, इस धर्म के लोग नहीं रहेंगे। नहीं, हमारे देश का कोई धर्म है, ठीक है, ये साफ साफ लिखा है कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही अपने देश का कोई धर्म बनाएगा। हाँ, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उन्हें उनकी रक्षा करना, उनका कार्य करना, उनके गतिविधियों में भाग लेना, जो भी काम करने हैं उनके लिए वो सब सरकार का काम है, या हमारे जो चीज़ें चल रही हैं सरकार पुलिस का काम है कि उनकी सबकी रक्षा करना है। जैसे हमारे यहाँ भी नवरात्रि चल रहे हैं अब, तो एक दिन बाद कल या परसों ईद भी है, तो दोनों त्यौहार एक दिन है। तो ऐसा नहीं है सरकार ने बोल दिया हो कि भाई नहीं ईद मनेगी या जो नवरात्रि का त्यौहार नहीं मनेगा, दोनों मनेंगे और दोनों को फुल सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर मोमडन लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ खतरा है तो उनके लिए पूरी सिक्योरिटी है, पुलिस है, फोर्स है, सब है। और अगर हिंदू समाज कहेगा, हिंदू धर्म कहेगा कि भाई हमारे यहाँ कल ये
जो है रैली है या कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ कुछ विसर्जन वगैरह होते हैं, इनमें हमें पुलिस की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उनको वो दी जाती है समय समय पे। तो इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। किसको? कि हर धर्म की रक्षा करना हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि हमारा देश हर धर्म की रक्षा करेगा, ये हमारी सरकार का काम है, किसी एक धर्म की तरफ नहीं झुकाव होगा। तो ये भी एक विशेषताओं में है, जो सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा धर्म निवास करते हैं और सब खुली करते हैं। कोई ऐसे नहीं है कोई धर्म दब के रह रहा हो या किसी के बहकावा फुसलाले माता हो। सब अपने को अधिकार है, सब अपनी पूजा करते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मंदिर मस्जिद कुछ भी उनको अधिकार है। इसी को हम धर्म निरपेक्षता बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मैंने आपको बताया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से 35 जब पढ़ेंगे पार्ट 3 में, तब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को। आप बोल लीजिए बस कि मौलिक अधिकार हमारे इसमें एक विशेषता है कि हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6 तरह के। मूल कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य है उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ये एकमात्र ऐसा है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते या इसको हम सरकार से ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करवा सकते। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विशेषता की, तो राज्य के नीति से नेक्स्ट आता है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है अभी। संसदीय व्यवस्था का है, 2 तरह की व्यवस्था होती है, एक संसदीय और एक अध्यक्ष आत्मक या आपको बोल लीजिए ये तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, एक है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मतलब जिसका जो मुखिया है वो चुन के नहीं आता, हमारा मुखिया चुन के आता है। जो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। उसका चुनाव होता है? हाँ होता है, उसका चुनाव होता है ना। मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ कि होता है नहीं होता है। इनडायरेक्ट होता है लेकिन होता है ना। इसी कारण जो जिसका सरकार का मुखिया, जिस देश का मुखिया चुन के आता होगा उसको हम संसदीय व्यवस्था ही बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं जिसको। और जिसके 2 मुखिया मैंने बताए थे, प्राइम मिनिस्टर भी जो रियल मुखिया होता है, जिसके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, जो करता है, और एक तो नाम मात्र का होता है प्रेसिडेंट तो। लेकिन बात यह है कि जो मेन मुखिया है वो प्रेसिडेंट है। और एक हो गया हमारा जो है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं होता काम करने वाला, एक्चुअल भी है और जो है फॉर्मेलिटी के लिए ही है। ठीक है। तो हमारे देश में कैसी है? संसदीय व्यवस्था है, संसद है। अब संसद तो चुनाव से ही बनी होगी। ठीक है ना। संसद का मतलब क्या है? 2 हाउस चुनाव से बने हैं और वोटिंग से हुआ है, तो जिसका मुखिया वोट से हुआ है वो संसदीय व्यवस्था है। नेक्स्ट की टॉपिक हम बात करते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या मतलब? ये है कि हमारे देश में जैसे मैंने ऊपर बताया अभी कि जहां वोट करने का अधिकार हो और जहां एक बाप की औलाद सारी राज ना करती हो, जहां राजतंत्र ना हो, तो वहां गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जी मोदी का लड़का होगा वही चुनाव जीतेगा या चुनाव को छोड़ो बिना चुनाव के राजा बन जाएगा। जब क्राउन के वहाँ होता है उसका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का अगर बेटा नहीं है तो उसकी बेटी, बेटी की भी ऐसे चलता रहता है। हमारे गणतंत्र है, हमारे यहाँ सबको फ्रीडम है कि तुम भी जो है प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ सकते हो, प्रेसिडेंट का लड़ सकते हो, ये सबको अधिकार है। लेकिन वहाँ नहीं है, समझिए ना। व्यवस्था कौन सी है हमारे यहाँ, इसलिए हमारे डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे गणतंत्रात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट है इकेरी नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका। ये दोनों मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। इकेरी नागरिकता है मतलब अगर आप भारत के नागरिक हो ना, इंडिया के, तो आप किसी और देश के नहीं हो, आप यूएसए की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर यूएसए की तुमने ले ली तो उसी दिन आपकी ये रिजेक्ट कर दी जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा मैं अक्षय कुमार को लेके जब हम नागरिकता पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। सिटीजनशिप तभी मैं बताऊंगा। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हम ये बताएंगे कि नागरिकता कैसे होती है, एकल कैसे है, या किसकी ली जाती है, किसकी ख़त्म की जाती है, ऐसे। तो एकल नागरिकता वही कि अगर भारत की नागरिकता है तो किसी और देश की नहीं है। और हमारे पास एक की नागरिकता मतलब अगर संघ की नागरिकता है हमारे केंद्र की, तो फिर राज्यों की नहीं है। मतलब हमारे कोई यूपी, हरियाणा, अदर की कोई नागरिकता नहीं होती, सिर्फ हम नागरिक हैं तो भारत के हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हम यूपी के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। ये हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। एकीकृत न्यायपालिका मैंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब राज्यों के लिए है, सब
लोगों के लिए है, सारे नागरिकों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वे जो सबसे ऊपर का लेवल होता है सरकार का, मतलब केंद्र लेवल, उसका है, और जो हाई कोर्ट होते हैं वो हमारे सब राज्यों के लिए हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके लिए है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, मतलब ये है कि ये ऐसे बंटवारा नहीं है जैसा हमारे यहाँ सरकार का बंटवारा होता है कि ये केंद्र सरकार है तो ये केंद्र में काम करेगी, ये राज्य सरकार है तो राज्य में काम करेगी। ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब सरकार की सुनता है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या हमारी लोकल गवर्नमेंट हो, सबकी सुनता है। इसी को एकल न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम संयुक्त चुनाव प्रणाली तथा व्यावसायिक मताधिकार। अगर तुम 18 साल के होगे ना, तुम्हारा अधिकार है भाई, तुम वोट डाल सकते हो। 18 साल के होते हैं तुम वोट डाल सकते हो, कितना बड़ा इलेक्शन हो आप वोट डाल सकते हो। तो संयुक्त चुनाव प्रणाली मतलब अगर एक साथ भी चुनाव हो रहे हैं कितने भी, तो ऐसे होते हैं ना, बहुत चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ विधायक के चुनाव होते हैं, तो विधायक के चुनाव के साथ साथ हमारे नगर पालिका के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, बीडीसी के होते हैं, इनके सबके चुनाव होते हैं, और एक ही लोग इनके सबके वोट करता है एक साथ ही। संयुक्त चुनाव ही तो है ये। नेक्स्ट है हमारा अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान। अल्पसंख्यकों मतलब जिसकी जनसंख्या, जिसकी बढ़वार बोल सकते हैं आप, या जिसका इवोल्यूशन बहुत कम है, या एक बहुत लिमिटेड है समाज में, जिस वर्ग के भी लोग लिमिटेड है उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। और जो पिछड़ा वर्ग होता है ओबीसी, एससी, एसटी, इन दोनों के लिए जो प्रावधान है उनके लिए अलग प्रावधान है संविधान में, अलग से। जो सबके लिए प्रावधान है, मौलिक अधिकार है सबके लिए, या जो भी प्रावधान भारत में है, सब हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए, उनसे अलग कुछ इनके लिए अलग प्रावधान है जो अल्पसंख्यक है हमारे यहाँ। जैसे ये हमारे पारसी धर्म या सिख धर्म, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं ना। एसटी, एससी जो आते हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, एक मेजोरिटी में आते हैं जो बहुत ज़्यादा है, जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, तो उनके लिए विशेष प्रावधान है। हम उनको बाद में पढ़ेंगे, बस ये बोलना है कि इनके लिए अलग प्रावधान है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल तौर समझाऊँ, उम्र में भी, जैसे मान लिया हमको कुछ नौकरी लेनी है, उसमें आरक्षण का अधिकार है इन्हें, आरक्षण इनके लिए तो है, नौकरी के लिए, किसी में एडमिशन लेने के लिए, हर चीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृतता। ऐसा नहीं है अगर तुम्हारे पास 4 लोग हैं ना तो आप अपनी अलग पार्टी बना लो। ऐसे हैं लोग अपनी अलग पार्टी बनाए घूमते हैं। 2-3 गाड़ी हुई आपके पास, वो लो हमारी नई गाड़ी, क्योंकि उन्हें अधिकार है, वो जानते हैं, उन्हें संविधान पर रखा है कि आप कितने भी हमारे जो है पार्टी बना लीजिए। सबको अधिकार है अपनी नई पार्टी बनाने का। तभी हमारे यहाँ 400 प्लस पार्टियां हैं, दल हैं हमारे राजनीतिक दल, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीजेपी वगैरह हैं, ये सब ऐसे हमारे यहाँ 400 प्लस दल हैं इस टाइम, क्योंकि उन्हें अधिकार दिए हुए हैं कि तुम कोई भी दल का निर्माण कर सकते हो, बना सकते हो। ये भी हमारा एक संविधान का भी विशेषता ही तो हुई। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा अनेक स्रोतों से तैयार। इससे पहले जो 5-6 वीडियो वो स्रोत को लेके ही तो हैं कि किस संविधान से क्या स्रोत हमने लिए हैं, वही बात यहाँ कह रहा है। अनेक स्रोतों से लिए गए जो प्रावधान या तैयार जो हमारा संविधान है, ये भी एक विशेषताएँ हैं, क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी किसी भी देश से वो हमने अपने संविधान में जोड़ लिए हैं। कुछ हमें अपनी तरफ से जोड़नी थी तो हमने अपनी तरफ से जोड़ी हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं वो भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर है। ये मैंने एकमात्र ऐसी विशेषताएं लिखाई जो एग्जाम में बनती हैं, जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वरना सारा संविधान ही विशेषताओं के रूप में बना हुआ है। कोई ऐसी चीज़ है जो संविधान में विशेषताओं के रूप में ना आती हो, जो चीज़ बुरी हो, जो भाई बुरी होगी तो वो न्यायपालिका उसे क्यों रखने देगी, हटा देगी। या आपको कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसा एक्ट कानून ना लगता है संविधान में कि ये गलत है यार, इससे तो बहुत दिक्कत हो रही है देश में, कोई नहीं है। और संविधान से 2 राज्य चलते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल तो समझाऊँ, वो राजनीति से अलग है, आप उसको रिलेट कर लेना। संविधान दोनों राज्यों के लिए एक है। एक राज्य में ले लेता हूँ दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश ले लीजिए, और एक राज्य ले लीजिए यूपी। एक तरफ दिल्ली ले लीजिए और एक तरफ यूपी। दिल्ली और यूपी। यहाँ कौन राज कर रहा है? यहाँ केजरीवाल जेल से, यहाँ हमारे योगी जी।
तो इनमें एक देखना भाई, संविधान दोनों के लिए एक है, प्रावधान एक है। हम क्या 4 लोग खड़े होकर बात करते हैं कि किसी लड़की का रेप हो गया, किसी लड़की का रेप हो गया, किसी की हत्या कर दी, किसी बच्चे का अपहरण हो गया, कुछ घनी ज़्यादा बड़ी जो है हमारे यहाँ व्यवस्था खराब हो गई किसी बड़े पैमाने पर, तो हम करते हैं कि भाई अब तो कानून बचाएगा, या हम सुप्रीम कोर्ट के राह दरवाजे खटखटाएंगे, या हाई कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ से केस बहुत लंबा हो जाता है, केस बहुत लंबा होता है ना, तो वहाँ से पता नहीं कब उनका जो निर्णय निकलेगा, कब डिसीजन होगा, कब उन्हें फांसी होगी, उस चीज़ पे चलता है हमारा ये। करता है कभी डायरेक्ट एक्शन नहीं। अब यहाँ जाइए, योगी जी पा जाइए, अगर तुमने किसी को अंजाम दिया है मारने का, एक गरीब घर के लोग का, एक गरीब मजदूर का, किसी का उत्पीड़न किया है, किसी स्त्री के खिलाफ कोई आपने चक्रव्यूह रच रखा है, तुरंत एक्शन है, तुरंत। कितने केस में अभी पिछले 2 साल से गिनवा देता हूँ जिसमें तुरंत एक्शन लेने का अधिकार भी सरकार के पास है, लेकिन वो लेती नहीं है। क्या बिगाड़ा है बताओ योगी का किसी ने? अभी एक केस हुआ था, 2 मोमडन लड़के थे, उन्होंने 2 बच्चों की हत्या कर दी, एक को 7 के 7 गोली पुलिस ने। बहुत अधिकार है भाई, अगर वो अपनी तरह से काम करना चाहे ना देश में, तो संविधान में सब चीज़ लिखी हुई हैं, सब चीज़। उन्हें फांसी नहीं होगी पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने वो लटका दिया है। भाई काम गलत किया है ना, मान लिया यहाँ वो उन्हें पुलिस जो है अपनी गिरफ्त में ले लेती, उन्हें अरेस्ट कर लेती, वो क्या जाते कोर्ट जाते, कोर्ट में केस लड़ते 10 साल में इस पीड़ित परिवार का क्या होता भाई? क्या होता पीड़ित परिवार का? नहीं होता ना कुछ भी। 10 साल बाद 15 साल बाद वो और कर देते ऐसे केस, और केस जाते। तभी तो कई लाख केस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसे ही पड़े हैं फिर। वरना अगर एक पे, भाई मेरी बात समझने में क्या बोलना चाह रहा हूं, रेप, अपहरण और हत्या, ये 3 चीज है ना बस, और इन 3 चीज पर कई लाख केस हैं, 3 चीज पर। और अगर इन तीनों चीज़ों की बात करूँ ना, अगर रेप का केस यूपी में होगा तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस केस के योगी की सरकार में होने के बाद गिराव बहुत नीचे चला जाएगा। बहुत कम केस होंगे कि इसके बाद ये केस हो। और अगर ये केस दिल्ली में हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा, मैं आपको कल्पना से बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा केस और दिन ब दिन बढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन कानून दोनों का सेम है, प्रावधान एक ही है, संविधान दोनों सरकार के लिए एक है, लेकिन काम करने की विधि अलग है। संविधान को दोनों तरफ से पढ़ा जाता है, आगे से पीछे से भी। ठीक है, जो हम कानून बनाते हैं सरकार पढ़ती है, या हमारे वकील पढ़ते हैं, वो वकील जो हमारे सरकार के मेंबर पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, और आम नागरिक पढ़ते हैं, वो आगे से पढ़ते हैं पेज को। ठीक है, और एक ही निगाह से देखते हैं। लेकिन जो हमारे वकील हैं ना, एडवोकेट हैं, वो संविधान को दोनों तरफ से पढ़ते हैं, आगे से पीछे से भी। उन्हें संविधान में घुसना भी आता है और निकलना भी आता है। उन्हें इसी संविधान की किताब से लोगों को हत्या भी करवा सकते हैं, लोगों को बिल्कुल बेकार कर सकते हैं, और इसी संविधान की किताब से वो कितने भी मतलब भयंकर केस से लोगों को रिहा करवा सकते हैं। इसका मतलब यही संविधान है, लेकिन हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका पालन कैसे करते हैं, इसकी रक्षा कैसे करते हैं, ये प्रति व्यक्ति अलग अलग होता है। ऐसी अलग अलग सरकार का इसका देखने का नज़रिया है। संविधान सबके लिए एक है। वेस्ट बंगाल के लिए वही संविधान है, लेकिन वहाँ की सरकार क्या करती है? ऐसा करती है जैसे यूपी करती है। यूपी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो हमारे भारतीय संविधान है ना, इसको दोनों तरफ से पढ़ रही है इस टाइम। अगर उसने बोल दिया पुलिस को कि तू गोली मार, मैं देख लूँगा अपराधियों को, तो वो देख लेगा, क्योंकि संविधान की जानकारी उन्हें है। उन्हें पता है कि पुलिस वाले ने गोली मारी है, एक कानूनी अधिकार नहीं है, उसने गलत किया है, लेकिन उसका वो कहीं ना कहीं रास्ता जानती है। ये जानती है कि भाई इसी मौके पे लिए, ऐसे केस के लिए गोली मारना ही जो है सुनिश्चित था। ठीक है, तो ये अपने हाथ में है। संविधान को हम किस रूप में देखते हैं, लेकिन जो हमारा भारत का संविधान है, अब बहुत, मैं बोलता हूँ ना, मैं अपने लिए बोलता हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। अगर कोई 10-15, ये बॉर्डर वाले के लिए खासकर बोल रहा हूँ, अगर 10-15 मीटर इधर उधर होते ना, देख लो ऊपर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट बंगाल और श्रीलंका, अगर यहाँ भी कहीं टपक जाते ना, तो स्थिति देख सकते हो अब क्या होती। अब बहुत भाग्यवान हो भाई, हमारा जन्म भारत में हुआ है। भारत के जैसे संविधान के देश में
जो सर्वोच्च विधि है यहाँ की, सुप्रीमेसी लॉ है, सुप्रीम लॉ है, उसमें आप जी रहे हो, ठीक है। और उसकी परछाई में हम पल बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ संविधान की विशेषताएं आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को देखकर, और काफ़ी चीज़ आपने नहीं सीखी होंगी। तो ऐसी लोगों को तक फैलाओ ये बातें बताओ कि हमारा संविधान ये है, इतनी विशेषताएं हैं, बाकी किसी संविधान में नहीं है, चाहे वो कितना भी तरक्की वाला देश हो उसमें भी ऐसा संविधान नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब जो हमारे चलेंगे वो अनुसूचियाँ चलेंगी, और उसके बाद एक वीडियो के बाद फिर हमारे पार्ट्स चलेंगे, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बस वो पार्ट्स फिर अपना एंड है। जब 22 भाग हुए वहाँ संविधान खत्म हो गया, फिर क्या बचा है, यही संविधान है। तो हमें अनुसूचियाँ गौर से पढ़नी है, फिर वो 22 के 22 भाग गौर से पढ़नी है, बस उनके अंदर क्या क्या बात लिखी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक बैक कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।